नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये आपके नरेंद्र कुमार बुक से कुछ पेजेस हैं जो कि अच्छे पेजेस हैं और इसमें कुछ काम की बातें हैं। कुछ काम की बातें मैं इस पे ले आया हूं, कुछ काम की बातें अपने वहां से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें, अ जनरल फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। जी रेंज का ये फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, या 2 वी आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा को खोल दिया, अब ये 2 वी आई कॉस थीटा वी आई साइन थीटा, ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है रेंज इज इक्वल टू वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर ओवर जी। इसकी मिसाल देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू बन जाता है क्या कि ये एक वेक्टर है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 3i है प्लस 4j है, ठीक है। सही है, तो आपने रेंज फाइंड करनी है कि ये कितना दूर जाके ये प्रोजेक्टाइल जाके हिट करेगा। सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है, तो यहां से आप फाइंड कर लेंगे जी। सारा वेलोसिटी दी हुई है 3i प्लस 4j, इससे रेंज फाइंड कर लेंगे। कैसे करें जी फाइंड? रेंज इज इक्वल टू 2v पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर ओवर g के बराबर है, ठीक है। 2v पैरेलल यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4 ओवर g होता है 10, ठीक है। चाहती है 12 दूने 24/10, तो तकरीबन 2.4 मीटर बनेगा, है ना मजे की चीज। तो ये आपने याद रखना, 2v पैरेलल v परपेंडिकुलर, v पैरेलल vi cos थीटा हो या फिर वो इस तरह 3 लिखा हुआ हो, ये भी यही है, v इज इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा है ये दरअसल i, प्लस ये क्या है vi sin ऑफ थीटा है दरअसल, ठीक है। हाँ ऐसे समझ नहीं लगेगी, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होगा अभी ऐसे मैं सोचता, मैं जो शान की किताब देखी है ना, मैं यार मैं बहुत ज्यादा पढ़ना मैं कह यार कुछ ना कुछ तेरा ना जी। वकार नेक्स्ट। अच्छा जी ये देखिए जी काम की बातें हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो आसान बातें, वही पुराने वाली जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन उसका अपना अंदाज है नरेंद्र कुमार का, उसने चीजों को किस तरह देखा है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड इन टाइम, जब वेलोसिटी इतने गुना बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। पहले बात आ गई है जी टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2vi, लेकिन सिर्फ टाइम ऑफ असेंट का मतलब सिर्फ यहां से पीक तक जाना, उसका होगा vi, ठीक है। और साथ क्या लगता है साइन थीटा ओवर जी। अब यहां से काफी बातें आ रही हैं जो अगली स्लाइडों में भी है, लेकिन यही भी साथ समझते जाएं। एक तो टाइम vi के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है vi के, ठीक है। समझिएगा, फर्ज करें vi की कोई मैं वैल्यू पुट करता हूं, टाइम आता है कितना, फॉर एग्जांपल यही vi आता है, इस कितनी मैग्नीट्यूड है। अब अगली दफा ये t1 है t2 है, अगर मैं vi को डबल कर दूं तो टाइम 2vi आएगा, यानी कि 2 into t1 के बराबर, सही है। 2 गुना बढ़ गया, तो मैंने वेलोसिटी 2 गुना बढ़ाई है तो टाइम भी 2 गुना बढ़ गया, बात समझे। अच्छा इधर देखें जी, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मैंने वेलोसिटी को डबल किया तो टाइम भी डबल हो गया। वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाऊंगा टाइम भी 3 गुना बढ़े, वेलोसिटी को n टाइम बढ़ाऊंगा तो टाइम n टाइम हो जाएगा। लिहाजा एक जनरल फार्मूला बन सकता है कि हर न्यू टाइम वेलोसिटी के साथ n टाइम ऑफ वेलोसिटी, n टाइम ऑफ प्रीवियस या इनिशियल टाइम से अटैच्ड है। ये इनिशियल टाइम, समझ आ गई, मतलब जितने गुना आप बढ़ाएंगे, जितने गुना भी, ठीक है, तो पहले वाले टाइम का n टाइम बढ़ जाएगा, समझ आ गई। अच्छा इसी तरह टाइम ऑफ डिसेंट भी इतने के बराबर ही होता है, जितना टाइम ऊपर जाने का होता है उतना ही वापस आने का होता है, वो भी इतना ही होता है, तो वो भी इस पे डिपेंडेंट है वेलोसिटी। जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना तो उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, उसके साथ n मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा इसके बाद उसने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम की बात है, वो भी इसी पे इसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसे, टोटल टाइम किसके बराबर है, t इज इक्वल टू 2vi sin ऑफ थीटा ओवर g, ठीक है। अब बाकी सारा कांस्टेंट है, t इज प्रोपोर्शनल टू vi के ही, तो जितने गुना वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतने गुना टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। ये 2 साथ लग गया तो परेशान नहीं होना, वो कांस्टेंट में चला गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा, अगर एंगल को फिक्स कर दिया जाए तमाम के, सही है। इसके लिए फार्मूला है
कि जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं कितना n टाइम्स, तो टाइम ऑफ असेंट भी बढ़ता है n टाइम्स, टाइम ऑफ डिसेंट भी बढ़ता है n टाइम्स, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम वो भी बढ़ता है n टाइम्स। ये बात तो याद है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ n स्केल। अब आप हाइट को देखें तो उसमें स्क्वायर आता है वेलोसिटी का, पता है ना। हाइट का फार्मूला देखें, उसमें वी का स्क्वायर है, हाइट में वेलोसिटी का स्क्वायर है। h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ऐसे ही है। अच्छा, अब h और vi का स्क्वायर के साथ, h इज प्रोपोर्शनल टू vi का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको जितना बढ़ाता हूं उसका स्क्वायर टाइम हाइट बढ़ती है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे n टाइम्स, तो जो हाइट है वो इंक्रीज करेगी n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, कितने इंक्रीज करेगी? n स्क्वायर टाइम्स। सही है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ n स्क्वायर, रेंज भी इसी तरह बन, रेंज में भी यही फार्मूला है, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, तो इसमें भी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसने चीजों को इस तरह से बताया। अब आगे इससे भी अच्छी बातें आ रही हैं, जिस तरह बच्चों नहीं बन के भेजता पुत्र, वो अगे थोड़ा जन थोड़ा गेम आ रही है। अच्छा, ये उसने एक रिलेशन बनाई है अपनी तरफ से, कोई इसकी जरूरत है तो नहीं, लेकिन फिर भी ये व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, इसको समझने के लिए मैं अपनी मिसाल से समझाऊंगा। बहरहाल उसने ये फार्मूला बनाया, पीछे मैंने फार्मूला एक बताया था, 4 हाइट इज इक्वल टू रेंज इनटू टेंजेंट थीटा, ये एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था। हाँ, रतन जी, तो 4 हाइट बराबर है रतन, ये बताया था मैंने जब हाइट और रेंज के बारे में। अब वो कह रहे हैं कि अक्सर एमसीक्यू इस तरह के होते हैं कि वहां ये बताया जाता है कि रेंज इज इतने टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, जहां जहां ये दिया हुआ। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू देख लेते हैं कि अगर रेंज जो है वो 3 गुना ज्यादा है हाइट का, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो आप इसमें पुट करें 4 इंटू 3h, सॉरी 4h इज इक्वल टू r की जगह आप पुट करेंगे 3h इंटू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो आप देखें h से कट जाएगा, तो बाकी क्या आया? उसने जो रिलेशन बनाई है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो बटे में वही वैल्यू आएगी जितने गुना आपने रेंज की वैल्यू पुट की थी, वो ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर आपने रेंज की वैल्यू 4h करनी थी तो बटे में 4 आ जाता, अगर ये रेंज की वैल्यू 5 टाइम ऑफ हाइट हो तो यहाँ 5 आ जाए, अगर यहाँ पे रेंज इज इक्वल n टाइम ऑफ हाइट है तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो ये एक उसने रिलेशन बना के हमें दी है कि नेक्स्ट कभी भी आपसे कहे कि रेंज इतने गुना है हाइट का, तो फिर आप वो जो गुना है सिर्फ वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर वहां से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये एमसीक्यू ये याद रखें, इस ये मर्ज है उनका हल है। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है बच्चों? पीएचडी तो बाद बंदा बच्चा नहीं बच्चा होगा है जवेरिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। गंजा नहीं हुआ, काफी हो गया, काफी हो गया हूँ। अच्छा जी, आगे। अच्छा जी, ये बातें जो हैं कॉन्सेप्ट्स, इसको पढ़ते हैं, कुछ आसान है, एक दो टेक्निकल पॉइंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल्स इज यूनिफॉर्म मोशन, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, आगे बात आएगी। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम। कैसे? मिसाल के तौर पर आप इस बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कोई बॉल फेंकते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वो जो ही नीचे आएगी तो एक्स एक्सेस वाली वेलोसिटी तो नहीं बढ़ेगी, वो वही रहेगी, लेकिन जो वाई वाली वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जो शुरू में किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, उसकी वेलोसिटी देखें, एक्स की तो वही रहेगी, एक्स कंपोनेंट वही रहेगा जो शुरू में था, अगर 10 था तो 10 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ये हो गया। अच्छा, इन द केस ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल
the vertical velocity decreases with the time up to the highest point of trajectory. Beyond the highest point, the vertical velocity begins to increase with time. लेकिन अगर oblique projectile है, कौन सा होता है? जो आप किसी एंगल पे फेंकते हैं, ये वाला प्रोजेक्टाइल, तो पहले जाते हुए वेलोसिटी हाइट तक डिक्रीज करती है, फिर उसके बाद इंक्रीज करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने रिवाइज करनी होती हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स जो होते तो आसान है, लेकिन वो सामने नहीं आए होते, तो वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट बता। अच्छा, if acceleration due to gravity is not the same at all points of the trajectory of the projectile, then the trajectory cannot be symmetric parabola. अगर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर डायग्राम इस तरह से नहीं बनेगी, पैराबोलिक नहीं बनेगी। क्यों? अगर एक्सलेशन ही मुख्तलिफ होगा। ये ग्राफ कब बना है? ये ग्राफ है ना एस, मैंने पहले भी समझाया था कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं, ये भी वही ही है, उसका आधा ही है। अगर हॉरिजॉन्टली आप ऐसे फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम देखें, वर्टिकल फासला, ये वाला फासला y, ठीक है, क्योंकि y पे ले रहे हैं ना, तो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y के अलॉन्ग 0 है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y जो डिस्प्लेसमेंट होता है ग्रेविटी के अंडर, g कांस्टेंट है, g कांस्टेंट हो तो फिर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जब y एक्सिस टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो फिर ही ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर, और ये कब है? जब g कांस्टेंट है। अगर g कांस्टेंट नहीं होगी फिर ये इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, फिर इसमें वेरिएशन होगी। ठीक है, कहीं पे g की वैल्यू 6 है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 9 है, तो ग्राफ इस तरह नहीं बनेगा। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, इसका रिजल्ट कहीं पे डॉट इधर आएगा, कोई इधर आए, कोई इधर, तो फिर वो पैराबोला नहीं बनेगा। 9.8 बस नहीं, वो हम सपोज कर रहे हैं कि अगर एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई है, विंड इन्वॉल्व हो गई है और उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है, और उसको मूव करवाती है, इधर से विंड आ गई है, उधर ले जाती है उसको, ठीक है, विंड को भी एरोडायनामिक्स में इंक्लूड किया जाता है, उसकी वजह से एक्सलेशन में वेरिएशन आती है। ये आइडियल केस है जब आप विंड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो सपोज कर रहा है, जाहिर है वो फिजिक्स को हर लिहाज से देखना चाह रहा है। अच्छा, at the highest point of the trajectory of an oblique projectile, the velocity and acceleration are at right angle to each other. The velocity और acceleration जो है highest point पे perpendicular होते हैं। velocity highest point पे इधर है और acceleration इधर है। ये किस केस की बात हो रही है? oblique projectile की, oblique projectile की बात हो रही है। इस तरह का projectile, इसमें पीक पे जाके सिर्फ x एक्सिस की velocity होती है और acceleration y के along होता है, वो डाउनवर्ड होता है, और दोनों के दरमियान एंगल 90। तो पीक पे जाके y की तरफ वेलोसिटी नहीं होती और x की तरफ एक्सलेशन नहीं होता। पीक पे वेलोसिटी सिर्फ x की तरफ होती है, y की तरफ नहीं होती, और एक्सलेशन सिर्फ y की तरफ होता है, x की तरफ नहीं होता। तो इसके दरमियान वेलोसिटी अलोंग x और एक्सलेशन अलोंग y के दरमियान एंगल ये होता है, जो आप 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट भाई, अच्छा, ये टाइम टेकन की कमाल की बात है। द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, समझिएगा जरा। The time taken by a projectile thrown with the velocity v at an angle theta, कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया एट एंगल थीटा, ठीक है, एट एंगल थीटा एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। ओके हो गया जी। तो उसका जो टाइम है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचने का टाइम है, इज इक्वल टू, इसके इक्वल है, नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई, द टाइम टेकन बाय द बॉडी, उसी बॉडी से जो वो टाइम लेता है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी v sin थीटा, अगर वो v sin थीटा वेलोसिटी से फेंका जाए टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इनको समझ के दिखाओ। वकार, इसको समझ के दिखाएं। नहीं, उसके अल्फाज को समझे कितने मजेदार हैं। बात उसकी अच्छी है, बात टेक्निकल है उसकी। अच्छा, तो इसमें देखें वो ये कहना चाह रहा है कि आप चाहे फेंक रहे हैं किसी बॉल को या किसी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, तो आप किसी एंगल थीटा पे किसी वी आई वेलोसिटी से किसी से भी फेंक रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यूं फेंकें या यूं फेंकें, जैसे भी फेंकें, यूं फेंकें या यूं फेंकें, जैसे भी फेंकें, ये सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट है टाइम सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। आप चाहे यूं फेंकें, यहां पे पहुंची, यूं फेंकें, यहां पहुंची, यूं फेंकें, यहां पे पहुंची है, ठीक है, बराबर हाइट पे पहुंच रही है, ठीक है।
तो यह इस तरह फेंकना, इस तरह फेंकना, इस तरह, दोनों में फर्क क्या है कि ये वर्टिकल फेंका है, ये ऐसे फेंके, एंगल का फर्क है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि टाइम जो है वो सिर्फ आप देखें कि वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी सिर्फ इस वर्टिकल कंपोनेंट पे परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये हुआ चाहे आप टेढ़ा फेंकें या वर्टिकल फेंकें, वर्टिकल फेंकेंगे तो सारे का सारा वी आई साइन थीटा है भी वही, टेढ़ा फेंकेंगे तो आपको वी आई कॉस थीटा नहीं लेना होगा। यूं फेंका है तो एक ये बनेगा एक ये बनेगा, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, लेना फिर भी आपको वर्टिकली पड़ेगा। ये उसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये उस काम की बात करेंगे कि टाइम जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। इन अल्फाज को फिर गौर से पढ़िएगा, मैं इस तरह की चीजों को बड़ा मजे लेके पढ़ता हूँ कि यार अच्छी लाइनें लिखी। हाँ हाँ, ये है ऑब्लिक के लिए नहीं, आगे आप देखेंगे ये किस तरह बात कर रहे हैं, मतलब कि एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होती है। हाँ हाँ हाँ, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेते होते हैं, एंगल हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, इसके बाद when a body is projected so that its horizontal range r is maximum then the maximum height attained by the projectile is r/4। ये तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि जब रेंज मैक्सिमम हो तो फिर थीटा कितना होता है 45 डिग्री, फिर 4h is equal to r टेंजेंट थीटा होता है, थीटा 45। तो यहां से आप हाइट निकाल लेंगे तो वो r/4 के बराबर है। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू r/4, टेंजेंट 45 तो 1 हो गया, ये उधर बटे में। ठीक है, आगे चलें जी। When a body is projected horizontally from the top of a tower, the time taken by it to reach the ground doesn't depend upon the velocity of projection. It depends upon the height of the tower। ये बड़ी कमाल की बात है, बड़ी जबरदस्त बात की इसने। वो कहता है कि एक टावर है और उससे आप किसी बॉल को फेंकते हैं। ठीक है, ये कोई बॉल है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली फेंका। ठीक है, तो ये बॉल नीचे आ गई। ठीक है, ये जो बॉल आई है ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस किस पे डिपेंड करती है, ये वर्टिकल जो फासला है उस पे डिपेंड करती है। आपको याद है ये फार्मूला भी हमने निकाला था, एस किसके बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फासला वाई एक्सिस का लेना है तो एस को वाई लिख दें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स थी तो वाई के अलोंग तो नहीं थी, तो ये 0 हो जाएगी, प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहां से आप t टाइम निकाल लें, 2 इधर y के साथ आ जाएगा ओवर g इज इक्वल टू टाइम, टाइम का स्क्वायर है तो ये ऐसे आ जाएगा। आप देखें कि जब आप हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो टाइम सिर्फ y पे डिपेंडेंट है, इस फासले पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सवेरिया ये बातें बताएं बच्चों को। हाँ जी, वो जहाज से उसकी वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी, क्योंकि टाइम डिपेंड ही फ्री फॉल पे, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सलेरेशन पे डिपेंड। लेकिन याद रखिए सारी बातें हैं एयर रेजिस्टेंस के बगैर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, हम सेकंड इक्वेशन ली है वाई फासले की बात करें, वर्टिकल चेंज चूंकि जी, हाँ ये वी आई वाई लिख दें, ए को ए वाई लिख दें। अगर x को लेता हूं तो फिर x की तरफ तो एक्सप्रेशन ही नहीं था, वो 0 आ जाता। मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल डिस्टेंस, y ले लूंगा। हाँ नीचे वाला केस में पूरा प्रोजेक्ट फेंकते हैं, हाँ, हम तो ए को जी नेगेटिव भी पुट करते हैं, a को नेगेटिव ही पुट करते हैं। इसी पे तो बहस हुई थी पूरा लेक्चर, आप पता नहीं थे, ऑनलाइन थी जब उधर पढ़ा था। ये टेक्निकल बात थी, इसको नोट कर लिया। लेकिन बुक में तो नहीं लेते रहते। अच्छा, मैं इस वक्त जो है ना वो जज्बे की एनर्जी के साथ खड़ा हूँ, वरना मैं सुबह के नाश्ते के साथ खड़ा हूँ। भूख बड़ी लगी है, वकार आज से कुछ खवा जा रहा है। हाँ कितना, हाँ जी लो नवीर, टाइम है आज। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि हमें कंफर्म करना होता है, असल में लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हमें ये पता चले कि आपने बॉडी नीचे से फेंका है या ऊपर से आया। तो चूंकि 2 ही ऑप्शन है, या नीचे से फेंकेंगे या ऊपर से, और जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, तो जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है। आपने इनिशियल वेलोसिटी का फैसला करना होता है कि जी के पैरेलल थी या ऑपोजिट। अगर आपने ऊपर से नीचे फेंकी है बॉल तो जी के पैरेलल थी, हम वैल्यूज को पॉजिटिव ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को भी पॉजिटिव, जी को भी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने वी आई ऑपोजिट फेंके, ऐसे फेंके जी तो डाउनवर्ड होता, अब किसी एक को नेगेटिव लेना हो। सम एंगल 45 पे
जिस पे भी फेंके आप, उसका एक कंपोनेंट तो अपवर्ड है ना, ऊपर तो जा रहा है ना कुछ कंपोनेंट, तो आप उसको जी के साथ मैच कराएंगे कि हमारी वेलोसिटी जी के ऑपोजिट है। आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, या वी को ले सकते हैं या जी को ले सकते हैं। डिसीजन ये है कि जी को ले, क्योंकि हमारी वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है, हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, इस वजह से। तो डायरेक्शन दो ही है, या अप या डाउन। नहीं, वही मैंने समझाया था, डिटेल से बताया था मैंने, शायद उस दिन गरज के कहा, तो इसमें आधी से ज्यादा बातें गरज के मैंने कहा था। मेरी बुक पढ़े मैंने, इसमें लिखा हुआ है। मैंने ये भी कहा था उस दिन कि 99.9% टीचर इसमें कंफ्यूज हैं और अभी तक भी हैं, लेकिन वो मैंने अपना टेबल बना के लिखा है और उसमें ये बात बताई है कि अगर ऊपर से बॉडी नीचे आए तो फिर वी आई भी डाउनवर्ड है, जी भी डाउनवर्ड है, लिहाजा जी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, यूं फेंके या टेढ़ा फेंके, ठीक है, तो फिर चाहे जा रहा है चाहे आ रहा है, दोनों केस में जी नेगेटिव हो, दोनों में नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन अ बॉडी इज, हो गया ये। The time of flight and maximum height of an object, oblique projectile, depends upon the vertical component. ये आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। The time of flight t and maximum height h of an objectile, oblique projectile depend upon the vertical component, यानी कि vi sin theta। आप दोनों के फार्मूलों में देखें vi sin theta है, ठीक है। टीम में भी 2vi sin theta, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। और हाइट में भी क्या है, vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर जी, तो उसमें भी साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए हाँ ठीक है, तो दोनों में साइन थीटा कंपोनेंट है। तो टाइम और हाइट वर्टिकल पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड नहीं करते। और ये किसके लिए है, ओब्लिक के लिए। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा तो उसमें टाइम सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये आप बड़ू से जाकर डिस्कस करें तो इस वक्त उनके साथ दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं किसमें, रेंज में। हाँ रेंज में, हाँ उसमें दोनों कंपोनेंट, रेंज में दोनों है, रेंज में दोनों कंपोनेंट, एक का दूसरे के ऊपर असरअंदाज काफी है जी।